दुनिया के दो सबसे बड़े देशों के बीच का रिश्ता आखिर कैसा है। एक तरफ दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र और दूसरी तरफ सबसे बड़ा। आज के इस विश्लेषण में हम भारत और अमेरिका के भू राजनीतिक सफर को डीकोड करेंगे। कोल्ड वॉर के उस दौर से जहां एक दूसरे पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, आज के इस आधुनिक, जटिल और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक ये सफर सच में किसी पेंडुलम की तरह रहा है। चलिए सीधे इस कहानी में उतरते हैं। सोचें तो बड़ा अजीब लगता है ना। दोनों ही देश लोकतंत्र को सबसे ऊपर रखते हैं। शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज होने के बाद भी कोल्ड वॉर के दौरान दशकों तक इन दोनों ने एक दूसरे से खासी दूरी बनाए रखी। एक जैसी विचारधारा, लेकिन रास्ते बिल्कुल अलग। यही तो है इनका सबसे बड़ा विरोधाभास। तो इस विश्लेषण में हम लगभग 80 साल के इस जटिल इतिहास को समझेंगे। शुरुआत करेंगे इस लोकतांत्रिक विरोधाभास से, फिर देखेंगे कि दूरी से जुड़ाव तक का सफर कैसा रहा। उसके बाद आज की आधुनिक रणनीतिक साझेदारी, व्यापार और टैरिफ्स के टकराव, और अंत में उस सांस्कृतिक सेतु की बात करेंगे जो इन दोनों देशों को आपस में जोड़ता है। तो चलिए पहले बात करते हैं इस लोकतांत्रिक विरोधाभास यानी डेमोक्रेटिक पैराडॉक्स की। भारत की विदेश नीति को समझने के लिए इस एक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता। आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी अप्रोच है जहां कोई देश अपने स्वतंत्र हितों को सबसे ऊपर रखता है और किसी भी बड़े ग्लोबल पावर ब्लॉक के औपचारिक गठबंधन में शामिल होने से बचता है। यही वजह है कि भारत अक्सर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को अस्वीकार करता है और चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी आज़ादी और स्वतंत्रता से समझौता नहीं करता। और यहीं पर दोनों देशों के नजरिए बिल्कुल टकरा गए। अमेरिका ने कोल्ड वॉर के दौरान कंटेनमेंट अलायंसेस बनाए, जैसे सेंटो, जहां पाकिस्तान उनका एक बड़ा सहयोगी था। वहीं दूसरी तरफ भारत ने अपने लिए नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का रास्ता चुना और सोवियत यूनियन के साथ अपने रिश्ते गहरे किए। ये मतभेद और अविश्वास अपने चरम पर तब पहुंचा जब 1971 के युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान के समर्थन में अपना नेवल टास्क फोर्स भेज दिया। इस एक कदम ने दोनों देशों के बीच एक ऐसी खाई पैदा कर दी जिसे भरने में दशकों लग गए। लेकिन फिर वक्त बदला और अब हम आते हैं दूरी से जुड़ाव की तरफ। 1990 और 2000 का दशक किसी डिप्लोमैटिक रोलर कोस्टर से कम नहीं था। 1991 में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया, जो एक बहुत बड़ा कदम था। फिर 1998 में आए पोखरण 2 परमाणु परीक्षण, जिसने दुनिया को चौंका दिया और नतीजन अमेरिका ने भारत पर भारी आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। लग रहा था रिश्ते फिर से पटरी से उतर जाएंगे। लेकिन देखिए चीजें कितनी तेजी से बदली। सिर्फ 2 साल बाद 2000 में प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन के भारत दौरे के साथ ही ये सैंक्शंस हटा लिए गए और 2008 आते आते तो एक ऐतिहासिक सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हो गए। एक झटके में भारत का न्यूक्लियर आइसोलेशन खत्म हो गया। इस बदलाव की गहराई को इस एक छोटी सी कोट से समझिए। यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने इस रिश्ते को 21वीं सदी की सबसे अहम साझेदारियों में से एक बताया। सोचिए, जिन देशों के बीच कभी इतनी दूरी थी, आज अलग अलग प्रशासनों के बावजूद अमेरिका का दृष्टिकोण इतना बदल चुका था कि भारत को एक अनिवार्य ग्लोबल पार्टनर मान लिया गया। और यहाँ से शुरू होती है एक आधुनिक रणनीतिक साझेदारी। आज के इस दौर को देखना सच में दिलचस्प है, जहां सुरक्षा सहयोग एक अलग ही लेवल पर है। 2002 से लेकर 2020 के बीच दोनों देशों ने 4 बुनियादी सैन्य समझौतों पर हस्ताक्षर किए: GSOMI, LMOA, कॉमकासा और BECA। इन एग्रीमेंट्स का सीधा सा मतलब ये है कि अब ये दोनों देश प्रमुख रक्षा भागीदार हैं। अब दोनों देश बेहद संवेदनशील सैटेलाइट डेटा साझा कर सकते हैं और तो और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस पर अपने जहाज़ों की मरम्मत भी कर सकते हैं। ये सच में एक मैसिव स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है। लेकिन आज का ये सुरक्षा सहयोग काफ़ी जटिल भी है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि क्वाड गठबंधन मजबूत हो रहा है, जिसमें अमेरिका और भारत के साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं, और युद्ध अभ्यास जैसी बड़ी संयुक्त सैन्य एक्सरसाइजेज लगातार हो रही हैं। साथ ही 2008 के मुंबई हमलों के आरोपी तहावुर राना के 2025 में प्रत्यर्पण यानी एक्सट्रेडिशन पर भी सहमति बनी है, जो आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा कदम है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ डिप्लोमैटिक फ्रिक्शंस भी हैं, जैसे कि सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के आरोपों को लेकर हाल ही में जो असहमतियां देखने को मिली। दोनों देश अपने संयुक्त आतंकवाद विरोधी लक्ष्यों और इन मतभेदों के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
इस डिप्लोमैटिक जटिलता का एक और बड़ा उदाहरण 2025 का पहलगाम हमला और उसके बाद चला ऑपरेशन सिंदूर है। इस सीमा विवाद के शांत होने के बाद दोनों देशों के बयान सुनने लायक थे। अमेरिका ने दावा किया कि ये युद्ध विराम उनकी डिप्लोमैटिक मध्यस्थता यानी पर्दे के पीछे की बातचीत का नतीजा था। वहीं भारत ने इस दावे को सख्ती से खारिज कर दिया। भारत का स्पष्ट कहना था कि युद्ध विराम केवल उनके सैन्य लक्ष्यों की प्राप्ति का परिणाम था और इसमें किसी तीसरे पक्ष का कोई लेना देना नहीं था। दोनों तरफ की बिल्कुल अलग अलग कहानी। चलिए अब डिफेंस से हटकर आर्थिक मुद्दों पर आते हैं। बात करते हैं व्यापार समझौते और टैरिफ्स की। इन आंकड़ों पर एक नज़र डालिए। ये पूरी कहानी बयान करते हैं। 1990 में दोनों देशों के बीच जो व्यापार बिल्कुल ना के बराबर था, वो 2025 तक आते आते आसमान छूने लगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा भी तेजी से बढ़ा और 2025 में ये घाटा $50 बिलियन तक पहुंच गया। और सच कहें तो यही बढ़ता घाटा हाल ही के टैरिफ बैटल्स की मुख्य जड़ बना। और फिर आता है ये 50% का आंकड़ा। अगस्त 2025 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने अचानक भारतीय उत्पादों पर 50% तक के अभूतपूर्व टैरिफ्स की घोषणा कर दी। उन्होंने स्पष्ट रूप से इन टैरिफ्स को एक पेनल्टी के रूप में पेश किया, जिसका कारण भारत द्वारा लगातार रूसी तेल और सैन्य उपकरण खरीदना बताया गया। इस एक कदम ने दोनों देशों के बीच एक बहुत बड़ा आर्थिक टकराव पैदा कर दिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये टकराव ज्यादा लंबा नहीं चला। फरवरी 2026 में ही एक नया व्यापार समझौता तय हो गया, जिसने इन भारी टैरिफ्स को घटाकर लगभग 18% पर ला दिया। आखिर ये हुआ कैसे? दरअसल इसके बदले में भारत ने रूसी तेल की खरीद रोकने और यूएस तथा वेनेजुएलन क्रूड ऑयल की तरफ रुख करने पर सहमति जताई। हालांकि इंडियन रिफाइनर्स को रूस से आने वाली पुरानी शिपमेंट्स को पूरा करने के लिए एक विंड डाउन पीरियड जरूर दिया गया। जब अमेरिका ने रोजनेफ्ट और ल्यूकोइल पर सैंक्शंस लगाए, तब ऊर्जा नीति यानी एनर्जी पॉलिसी इस पूरे समझौते का सबसे बड़ा बार्गेनिंग चिप बनकर उभरी। आखिर में आते हैं इस रिश्ते के 5वें और सबसे मजबूत हिस्से पर, सांस्कृतिक प्रवासी सेतु। $1 लाख। ये कोई छोटी रकम नहीं है। ये आंकड़ा दिखाता है कि अमेरिका में लगभग 45 लाख लोगों की आबादी वाला इंडियन अमेरिकन समुदाय कितना सफल है। $1 लाख की मीडियन हाउस होल्ड रेवेन्यू के साथ ये वहाँ का सबसे समृद्ध एथनिक ग्रुप है। और ध्यान रखिए, इस आर्थिक समृद्धि का सीधा असर पड़ता है। ये उन्हें वहाँ एक बेहद भारी राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव प्रदान करती है। ये प्रवासी भारतीय दोनों देशों के बीच एक ऐसी कड़ी हैं जो हर पॉलिटिकल बदलाव से ऊपर है। सिलिकॉन वैली और हाईटेक सेक्टर्स को ही देख लीजिए, वहाँ भारतीयों का दबदबा और योगदान किसी से छिपा नहीं है। मनोरंजन की बात करें तो जहाँ भारत में हॉलीवुड की फिल्में धूम मचाती हैं, वहीं अमेरिका में RRR जैसी भारतीय फिल्मों ने अपना जादू चलाया है। एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के जरिए हमारा टॉप स्टेम टैलेंट लगातार अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहा है। और तो और 2024 में अमेरिका ने मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप को को-होस्ट किया। खेल भले ही क्रिकेट हो, पर यह दिलों को और करीब लाने का एक नया जरिया बन गया। लोगों के बीच का ये जुड़ाव इस रिश्ते का सबसे अटूट स्तंभ है। इस पूरे विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक ऐसा सवाल छोड़ना जरूरी है जो आगे का रास्ता तय करेगा। क्या ये साझे लोकतांत्रिक मूल्य और ये तेजी से बढ़ता आर्थिक सेतु इस बात के लिए काफी होगा कि वो ग्लोबल अलायंसेस पर अपने बिल्कुल अलग दृष्टिकोण को बार बार पीछे छोड़ सकें? एक तरफ डीपली इंटीग्रेटेड मिलिट्री और इकोनॉमी है और दूसरी तरफ अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। इस जटिल भू राजनीतिक गठबंधन की लंबी उम्र इस बात पर निर्भर करेगी कि ये दोनों विशाल देश आने वाले समय में अपने आंतरिक और बाहरी मतभेदों को कैसे संभालते हैं। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि आने वाले दशकों में ये पेंडुलम किस तरफ जाएगा। इस विश्लेषण में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नए विषय के साथ।